अपनी लाइफ में फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म का टाइटल लेने वाले मैथ्यू आर्नोल्ड, इनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज इनका वर्क फंक्शन ऑफ पोइट्री एंड लिटरेचर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके वर्क में जो इनका ऐसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोइट्री के बारे में क्या कहा था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पोइट्री को कैसे इंटरप्रेट करते थे, कैसे ये पोइट्री के स्कोप को इन्होंने रिकग्नाइज्ड किया है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करेंगे। आर्नल्ड की जो बर्थ है वो 1822 में हुई थी और 1888 में इनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश पोइट थे, कल्चरल क्रिटिक थे और इन्होंने एज द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो है वो काम किया हुआ था। इसके बाद ये थॉमस आर्नोल्ड के जो सन थे और जो कि हेडमास्टर थे रगबाय स्कूल के। इनको एज अ सेज राइटर के तौर पर जो है वो करेक्टराइज किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे राइटर हैं, इनको सेज राइटर इस वजह से कहा जाता है, इन्होंने ऐसे इश्यूज, सोशल इश्यूज को इंस्ट्रक्ट्स किया और रीडर को कहा कि ऐसे सोशल इश्यूज को आप लोग डिस्कस करें जो कि कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज थे, इसलिए इनको सेज राइटर कहा जाता है। देन अगर हम लोग इनके पीरियड की बात करें तो ये विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। और देन आता है जो हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका वर्क है, मेन फंक्शन ऑफ पोइट्री एंड लिटरेचर। क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म होता है कि हम कैसे किसी भी चीज़ को इवेल्युएट और इंटरप्रेट करते हैं, ये तो होता है क्रिटिसिज्म। बट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये होता है कि कंपैरिजन हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और एवेल्युएशन करते हैं। किस चीज़ की? लिटरेचर की। Literary criticism is the comparison, analysis, interpretation and evaluation of work of literature। कि कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है, हम जब उसका कंपैरिजन करते हैं, एनालिसिस देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते हैं। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ओवरऑल अगर क्रिटिसिज्म को देखें तो हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है। तो इस तरह लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म होता है, इसमें अपनी इंटरप्रिटेशन दी जाती है, अपनी एक इवैल्यूएशन की जाती है, जो वर्क होता है उससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके बारे में हमारी क्या राय है, वो सब डिस्कस किया जाता है। तो ये हो गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है। किस चीज़ पे? पोइट्री पे। अब पोइट्री पे उन्होंने कैसे क्रिटिसिज्म किया है? उन्होंने इन अ पॉजिटिव वे बताया है कि किस तरह से एक हाई डेस्टिनी जो पोइट्री है हम उसको अचीव कर सकते हैं। कि हम जो एक हाई डेस्टिनी पोइट्री को किन रूल्स को फॉलो करके, किन की एलिमेंट्स को फॉलो करके हम एक हाई डेस्टिनी पोइट्री को अपनी रेगुलर लाइफ जो होती है उसमें ला सकते हैं। क्योंकि जो पोइट्री होती है वो हमारी वे ऑफ लाइफ को इंटरप्रेट करती है, हमें हमारी जो रेगुलर लाइफ होती है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, उनको डील करती है। तो फर्दर अब बात करते हैं द स्टडी ऑफ पोइट्री ऐसे, जो कि इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाला है। इन्होंने अपना जो लिटरेरी क्रिटिक का जो इनका एक सफ़र था उसको आगाज़ किया था 1853 में, प्रीफेस टू पोइम इन द 1853 लिखकर। अब इसके इनके ऐसे की तरफ आते हैं। अब वो ऐसे में कहते हैं कि पोइट्री इज हाई डेस्टिनी। अब ये पोइट्री की जो हाई डेस्टिनी है, इसको हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं, अब उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्नोल्ड कहते हैं कि की एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी पोइट्री में। कोई भी पोइट्री है उसमें ये की एलिमेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस ऑन एक्शन, सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री, मैनर एंड स्टाइल, the ancient as safe models, the grand style, functions of poetry। ये सब जो की एलिमेंट्स हैं मिलकर एक हाई डेस्टिनी पोइट्री को बनाते हैं। तो इन सभी की एलिमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने हमें जो एक वे बताया है कि किस तरह से हम हाई डेस्टिनी जो पोइट्री है उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम उनको फॉलो कर सकें। तो अपना जो एलिमेंट्स इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्ट्रेस ऑन एक्शन। अब एक्शन क्या होता है? कि इनके हम कोई भी काम करते हैं उसको एक्शन कहते हैं ना हम। जैसे कि ये स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे को, कहते हैं कि मैंने अपनी जो इम्पिडल्स ऑन एटना की जो इनकी पोइम थी, उन्होंने अपनी जो न्यू कलेक्शन थी उसमें से उसको
ड्रॉप आउट कर दिया, मीन्स उसको निकाल दिया अपनी न्यू कलेक्शन में से। अब मैथ्यू आर्नोल्ड ने उसको अपनी न्यू कलेक्शन में से क्यों निकाला? इस वजह से निकाला कि उसके अंदर बहुत कम लिटिल एक्शन था, मीन्स के लिटिल एक्शन था, इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया। अब जैसे खुद मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो मीन्स कि जिस पोइट्री में उनको लगा कि मेरी पोइम में एक्शन नहीं है, उन्होंने अपनी कलेक्शन जो न्यू आने वाली थी उसमें से निकाल दिया। देन फर्दर बताते हैं, कहते हैं कि हीरो जो है वो सफ़र करता है, देन उसको अपने लाइफ से तंग आकर वो सुसाइड कर लेता है। कहते हैं कि पोइट की मेलानकोलोनी और जो ग्लूमी उस जो की थॉट्स हैं, इनर फीलिंग्स हैं, उनकी होने के बजाय पोइट को ये कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो एक्शन को ही निग्लेक्ट कर दे। इसकी वजह से फिर कभी भी ट्रू पोइट्री हमारे सामने नहीं आ सकती है। देन कहते हैं कि सूटेबल एक्शन का, सीरियस और वेटी पोइट्री का क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक्शन पे जो है वो फोकस करना चाहिए। पोइट्री शुड एम्फसाइज एक्शन रदर दैन डिस्क्रिप्शन। कहते हैं कि पोइट्री डिस्क्रिप्शन पे ही मेनली उसका फोकस नहीं होना चाहिए पोइट्री का। जब राइटर लिख रहा है, राइटर का जो फोकस है वो उसके एक्शन पे भी होना चाहिए कि अगर उसने कुछ लाइंस लिखी हैं, उसने कोई पोइम लिखी है, उस पोइम में एक्शन कितना नज़र आ रहा है। क्या मतलब मीन्स कि अब जैसे एक हीरो है, उसने अपनी लाइफ में सफरिंग की, देन क्या हुआ, वो अपनी लाइफ से तंग आकर उसने सुसाइड कर ली, उसका एक्शन कहाँ था इसके बीच में? मीन्स कि अगर उसने फेस की थी तो उसको एंड तक उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की तरह फेस करना चाहिए था उन चीज़ों को। एक्शन होना चाहिए था कुछ उसकी जो सफरिंग थी उनमें भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्नोल्ड ने बात की है पोइट्री में एक्शन होना चाहिए। देन क्या बात करते हैं वो? स्ट्रेस ऑफ पोइट्री। अब पोइट्री पे कैसे स्ट्रेस होगा? अब वो कहते हैं इसमें पोइट्री का जो सबसे प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि वो जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के डीपर एस्पेक्ट्स हैं उनको पोर्ट्रे करें। कि जो रेगुलर लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग की सोशल लाइफ है, ह्यूमन बीइंग्स की रेगुलर लाइफ है, उनके जो डीपर मीनिंग्स हैं, उनके जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं, उनको वो पोइट्री शो करवाए, ह्यूमन फीलिंग्स को शो करवाए, ह्यूमन इमोशंस को बताए। साथ ही साथ वो बिलीव करते थे कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है उसके अंदर यूनिवर्सल थीम्स होते हैं। कहते हैं कि जो भी एक अच्छी और एक हाई फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है ना, उसमें लव होता है, ब्यूटी होती है, डेथ होती है और ह्यूमन स्पिरिट होते हैं। जैसे कि एक रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिसिज्म की जो मूवमेंट थी उसमें पोइट्री होती थी वैसे। साथ ही साथ इन्होंने इस बात पे भी बहुत ज़्यादा इम्फसाइज किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने कि पोइट्री का जो मीनिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करे और ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्सेज इवोक करे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कि ट्रांससेंड द ऑर्डिनरी, यानी कि ऑर्डिनरी को भी कुछ और बना दे। कि इस तरह की पोइट्री होनी चाहिए कि जिसके अंदर सोशल इश्यूज भी हों, इमोशंस भी हों, ब्यूटी भी हो, डेथ भी हो, लव भी हो, ह्यूमन स्पिरिट भी हो। इन सब चीज़ों की एक कलेक्शन हो, एक पूरा एक मीनिंग दे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को वो उठा एड्रेस करे कि जो कि इन रियलिटी हमारे इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए, उन इश्यूज को भी बताए पोइट्री। साथ में कहते हैं कि मॉडर्न जो पोइट्स हैं वो मॉडर्न सब्जेक्ट्स को जब चूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उनमें, क्योंकि मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वल्गरिटी भी है और बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटिविटी भी चीज़ें भी हैं। तो कहते हैं कि इनको चाहिए कि एंशियंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज़ करना चाहिए। उनको चाहिए कि होमर और अदर ग्रीक मास्टर्स हैं उनको फॉलो करें। उन्होंने जो अपनी पोइट्री में चीज़ें यूज़ की थी उन्हीं को यूज़ करें, जैसे कि अब मॉडर्न पोइट्स जो कि लिख रहे हैं। फर्दर थर्ड बात वो करते हैं मैनर एंड स्टाइल की। कहते हैं कि पोइट्री के अंदर जो मैनर और स्टाइल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैनर और स्टाइल का कैसे होना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ओवर ऑर्नामेंटेशन ना हो, ना और ऐसी पोइट्री ना हो कि जो कि जेन्युइन एक्सप्रेशन और जो आइडियाज़ है उनको अंडरस्टैंड करने में ही डिफ़िकल्टी हो। ऐसी पोइट्री नहीं होनी चाहिए कि जो जेन्युइन आइडियाज़ पोइट्री में है वो हम अंडरस्टैंड ही ना कर सकें, क्योंकि ओवर ऑर्नामेंटेशन की वजह से या फिर कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो कि उसका स्टाइल है या फिर उसका मैनर है। फिर कहते हैं कि जो ग्रीक्स हैं वो एक्शन पे फोकस करते हैं, उनकी जो फर्स्ट कंसिडरेशन होती है ना वो एक्शन पे फोकस करते हैं जब ग्रीक कोई पोइट्री लिखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो अटेंशन होती है वो उसके एक्शन पे नहीं होती। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग इमेजेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं,
उसके बाद जो ग्रीक्स हैं वो पोइट्री के होल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हम जबकि पार्ट्स पे फोकस करते हैं कि अलग-अलग पार्ट्स पे उसके फ़ोकस करें, वो उस पूरी पोएट्री की जो कंप्लीट एक पोएम है, पूरा एक वर्क है, उस पे फ़ोकस करते हैं, जो ग्रीक्स एंशिएंट जो लिटरेचर लिखते थे या फिर लिखते होंगे ग्रीक्स, उनको यहाँ पे कंपेयर किया। उसके बाद तो मैनर एंड स्टाइल कि आप एक ऐसे मैनर में लेके चलो, एक ऐसा स्टाइल यूज़ करो अपनी पोएम को लिखने का, ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करो, जो कि सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो। देन फर्दर बात करते हैं द एंशियंट्स एज सेफ मॉडल कि अब जो मॉडर्न राइटर्स लिख रहे हैं इनको चाहिए कि जो एंशियंट्स मॉडल्स थे उन पे ही अपनी जो लिटरेचर है उसको बेस करें, वही जो उस टाइम पे जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, उस टाइम पे जो सब्जेक्ट्स थे उनको यूज़ किया जाए, उस टाइम पे जो एक स्टाइल यूज़ हो रहा था, एक मैनर था लिखने का, उसी को फॉलो करें। अब क्या कहते हैं इसमें फर्दर हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि जिस तरह से ग्रीक्स रोमन पोइट्स जो हैं उनके जो मॉडल्स हैं वो एक एक्सीलेंस टाइप के मॉडल्स हैं, उनके उनके एक्सीलेंट हम मॉडल कह सकते हैं, उनमें एक्सीलेंस है या फिर एक ऐसे मॉडल्स हैं कि जिसको देखकर हम अगर पोइट्री लिखेंगे तो एक मास्टरपीस बनेगा। वो प्रिंसिपल्स पे है बेस करती उनके, उसमें हार्मनी होता है, ऑर्डर होता है एंड बैलेंस होता है, जो ग्रीक्स की पोइट्री है। मॉडर्न पोइट्स क्या होते हैं, उनको चाहिए कि उनसे लर्न करें जो ग्रीक्स और रोमन पोइट्स हैं, ताकि एक ऐसी पोइट्री को प्रोड्यूस कर सकें जो कि मीनिंगफुल पोइट्री हो, जो कि एक ऐसी पर्पसफुल पोइट्री हो। देन फर्दर ग्रैंड स्टाइल की बात इन्होंने की है मैथ्यू ने। कहते हैं कि ग्रैंड स्टाइल, अब ग्रैंड स्टाइल कैसा होता है कि इसमें एलिवेटेड लैंग्वेज हो, सबलाइम इमेजरी का यूज़ किया जाओ और मैजेस्टिक टोन हो। कहते हैं कि ग्रैंड स्टाइल को अचीव करने के लिए इन 3-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी? नोबिलिटी ऑफ सोल का, जो कि हम लोग अपने करेक्टर यूज़ करते हैं उनका। सब्जेक्ट और एक्शन चूज़न मस्ट बी सीरियस इनफ कि इतने सीरियस होने चाहिए कि वो किसी इशू को एड्रेस करें, कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आए हमें, हम उसको रीड करें तो। दी ट्रीटमेंट शुड बी स्वेयर और सिंपल कि जो ट्रीटमेंट है, जो स्टाइल है हमारा, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। उसके बाद वो होमर मिल्टन की बात करते हैं कि ये मास्टर्स थे इन सब चीज़ों में, ग्रैंड स्टाइल में। उनकी अगर हम लोग पोइट्री देखें तो उसमें हमें एक सीरियस सब्जेक्ट भी मिलता है, सिंपल लैंग्वेज भी मिल जाती है, साथ ही साथ नोबिलिटी ऑफ सोल भी हमें उसमें मिल जाता है। द लास्ट, अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ इसके, फंक्शंस ऑफ पोइट्री। फंक्शंस ऑफ पोइट्री कि जैसे कि पोइट्री के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी लाइफ को, जो रेगुलर लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स की, उसको इंटरप्रेट कर सकती है। साथ ही साथ पोइट्री को जो है वो हायर यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कंसोल करती है, सस्टेन करती है हमें। साथ ही साथ इतना कह दिया मैथ्यू ने कि जो पोइट्री है वो रिप्लेस में भी हो जाएगी रिलीजन से और फिलोसफी से। तो ओवरऑल जो पोइट्री है वो एक क्रिटिसिज्म है किसके ऊपर? लाइफ पे, अंडर फिक्स्ड कंडीशंस, फॉर अ सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। तो पोइट्री जो है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि जिसके ज़रिए हम लाइफ को इंटरप्रेट करते हैं, साथ ही साथ जो पोइट्री है वो कंसोल करती है और हमें जो है वो सस्टेन भी करती है। और मैथ्यू आर्नोल्ड ने यही जो पोइट्री की सारी फॉर्म्स हैं, कहते हैं कि अगर एक जो हायर डेस्टिनी जो पोइट है उसको अचीव करना है तो इन सब एलिमेंट्स का जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।